अपने सभी श्रोताओं के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज सचमुच भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है, जब महाराष्ट्र की जनता ने अपना स्पष्ट ही नहीं बल्कि प्रचंड बहुमत देकर वहां पर भाजपा नीति महायुति गठबंधन को सत्ता की निरंतर दूसरी बार चाबी सौंपने का काम किया। इसके क्या परिणाम हो सकते हैं और भारतीय राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसके क्या निहित अर्थ हैं और वर्तमान में जिन राजनीतिक दलों का इस चुनाव में सीधा हस्तक्षेप रहा है, सीधी उपस्थिति रही है, उनके बारे में क्या निष्कर्ष स्थापित किए जा सकते हैं, भविष्य की राजनीति पर इन चुनाव परिणामों का क्या प्रभाव पड़ सकता है, इन सब बातों पर आज हम चर्चा करते हैं। विशेष रूप से हम महाराष्ट्र तक अपनी चर्चा को केंद्रित रखेंगे। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि झारखंड की जनता ने अपना जनादेश जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में दिया है, तो उधर हम नहीं जाएंगे। लेकिन 288 सीटों वाली विधानसभा होने के कारण महाराष्ट्र का विशेष महत्व है। विशेष रूप से तब जब अभी कुछ समय पहले लोकसभा चुनाव हुए थे, तो उस समय वहां के लोगों ने किस प्रकार से केंद्र की भाजपा सरकार के विरुद्ध अपना जनादेश दिया। उस जनादेश की छाया में वहां पर जो विपक्ष था, यानी जो अघाड़ी गठबंधन वहां पर काम कर रहा था, यानी कि कांग्रेस, शरद पवार, संजय राउत, उद्धव ठाकरे, इनका जो गठबंधन था महाविकास अघाड़ी, वह उत्साहित था और स्वाभाविक रूप से जब केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार सत्ता में आने के लिए अपेक्षित बहुमत से अपने बल पर पीछे रह गई, तो उसके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। उस समय जनता को संविधान बदलने के विमर्श के आधार पर विपक्ष और विशेष रूप से राहुल गांधी सफल हो गए थे, जिससे उनका उत्साह बहुत अधिक बढ़ गया। उन्हें लग रहा था कि अब अगले चुनाव इसी झूठे विमर्श के आधार पर जीते जा सकेंगे। लेकिन हरियाणा ने राहुल गांधी के सारे सपनों पर पानी फेर दिया। उसने स्पष्ट कर दिया कि जातिवाद से हिंदू समाज कमजोर होता है और वह राष्ट्रवाद के बिंदु पर प्रधानमंत्री के साथ। इसी प्रकार अब महाराष्ट्र की जनता ने भी हरियाणा के लोगों की मानसिकता को समझते हुए अपनी ओर से भी स्पष्ट जनादेश दे दिया है कि हम किसी भी प्रकार से जातिवाद की संकीर्ण मानसिकता की राजनीति को पसंद नहीं करते और हम राष्ट्रवाद के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ। अब इससे प्रधानमंत्री मोदी का मनोबल बढ़ना स्वाभाविक है। विदेशों में भी इसका प्रभाव पड़ेगा और सभी शक्तियों को ये स्पष्ट संदेश आज चला गया है
कि भारतवर्ष में प्रधानमंत्री मोदी का जादू अभी सिर चढ़कर बोल रहा है और मोदी है तो मुमकिन है। राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने जो एक प्रश्न चिन्ह लगा था, वो आज महाराष्ट्र की जनता ने हटा दिया। हमारी बात को राष्ट्रीय मंचों पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अब गौर से पहले की तरह सुना जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी को जिन राजनीतिक दलों ने अपनी बैसाखी दे रखी थी, जिसमें नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू विशेष रूप से उल्लेखनीय है, उनको भी अपनी बैसाखी हटाने से पहले अब कई बार सोचना पड़ेगा। विपक्षी भी बहुत जल्दी अविश्वास प्रस्ताव पार्लियामेंट में नहीं लाएगा, क्योंकि उसको पता चल गया है प्रधानमंत्री मोदी यदि चुनाव कराते हैं तो जनता उनके साथ। इसलिए कई प्रकार की शंका आशंकाएं जो बनती आ रही थी या बनने की संभावनाएं कभी कभी व्यक्त कर दी जाती थी, उन सब पर आज प्रश्न चिन्ह न लग करके प्रश्न चिन्ह हट गए। स्थिति साफ हो गई है कि आगे सब कुछ साफ रहेगा, मौसम साफ है और दूर तक गाड़ी जा सकती है। राजनीति का मौसम साफ होना और दूर तक गाड़ी के चलते जाने का रास्ता साफ हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। विशेष रूप से संसदीय लोकतंत्र में नेता यही सोचता है कि उसका रास्ता साफ हो और दूर तक गाड़ी चलती रहे, ऐसी व्यवस्था बनी रहे। इसी पर इस समय स्थिति साफ हो गई, इसलिए सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव इसका देश की राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ेगा। इसके अतिरिक्त एक हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीति का जो विमर्श बनता उभरता रहा है, उसको भी महाराष्ट्र की जनता ने स्पष्ट कर दिया है और लोगों को बता दिया है कि यह शिवाजी और सावरकर की भूमि है, जहां से हिंदवी स्वराज्य का संकल्प सबसे पहले पारित हुआ। वहीं के रहने वाले नेता ने सबसे पहले कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। सावरकर जी ने उसी हिंदू राष्ट्रवाद की बात की थी, राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं का राजनीतिकरण। ये उनका संकल्प था, सपना था। और महाराष्ट्र की जनता ने राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं का राजनीतिकरण ये करने के लिए भी जनादेश दे दिया। इसका अभिप्राय है कि पंथ निरपेक्षता की पूर्ण रक्षा का कवच जनता ने पहना दिया। किसी की कोई अनावश्यक चापलूसी नहीं, किसी का अनावश्यक तुष्टीकरण नहीं, किसी के साथ अनावश्यक उसके अधिकार काट करके दूसरों को देने की राजनीति की जो उठापटक रोज हम देखते हैं, बहुसंख्यकों के अधिकारों को काटो दूसरों को दे दो, इस सब पर अब प्रतिबंध लगेगा। कोई भी राजनेता किसी भी प्रदेश में, कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा करने से पहले 10 बार सोचेगा। ये राजनीतिक जागृति का परिणाम है। हम किसी के अधिकारों को काटने की बात नहीं कर रहे हैं, किसी के मौलिक अधिकारों के हनन की बात नहीं कर रहे हैं, और ना ही स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं में ऐसी बात होनी चाहिए, लेकिन तुष्टीकरण भी नहीं होना चाहिए। और सावरकर जी ने यही कहा था कि सबको समान अधिकार प्राप्त होंगे, परंतु तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। तो तुष्टीकरण की वह राजनीति अब अपना बोरिया बिस्तर बांधती हुई नजर आ रही है।
राजनीतिज्ञ इस पर सोचेंगे और यदि नहीं सोचेंगे तो फिर उनको इसके गलत परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे, ऐसा जनता ने स्पष्ट कर दिया है। अब आते हैं महाराष्ट्र की ओर, वहां के स्थानीय राजनीतिज्ञों की ओर। सबसे पहले लेते हैं हम शरद पवार को। उनको राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता रहा, लेकिन अब जो उन्होंने डगर पकड़ी हुई है उससे स्पष्ट हो रहा है कि वह राजनीति के मौसम वैज्ञानिक नहीं थे, ना है। जनता ने उनको एहसास करा दिया है कि वो मराठा क्षत्रप थे। देश की प्रदेश की जनता उनका सम्मान करती है, लेकिन इस सम्मान का अभिप्राय यह नहीं है कि वह जिधर चले जाएंगे वहीं पर जाकर के देश प्रदेश की जनता भी खड़ी हो जाएगी। प्रदेश की जनता ने अपनी राजनीतिक जागृति का परिचय दिया है और उसने अपने इस छत्रप के प्रति सम्मान व्यक्त करने के उपरांत भी उसे उसकी राजनीतिक औकात बता दी। स्पष्ट कर दिया है कि आपके लिए ये चुनाव अंतिम हो सकते हैं। जब चुनाव राष्ट्रवाद और देश विरोधी शक्तियों को प्रश्रय देने वाले राजनीतिक दलों के बीच हो रहा हो, उन लोगों के बीच हो रहा हो जो चीन के साथ अपना संबंध बनाते हुए गर्व की अनुभूति करते हैं, जो बांग्लादेशी ताकतों के साथ, उसकी विचारधारा के साथ, पाकिस्तान की विचारधारा के साथ मिलकर भारत को कमजोर करना चाहते हैं, जो आतंकवादियों के अधिकारों की बात करते हैं, जो आतंकवादियों को जेलों से छोड़ देने की घोषणाएं करते हैं, जो लोग कश्मीर से 370 हटाने की बात करते हैं, उन लोगों के प्रति महाराष्ट्र की जनता ने स्पष्ट किया कि वह इन सब घोषणाओं का अर्थ जानती है और ये भी जानती है कि यदि ये लागू हो गई तो इसका नुकसान राष्ट्र को भविष्य में कितना भुगतना पड़ेगा। इसलिए उसने स्पष्ट जनादेश दिया, प्रचंड बहुमत देकर के मोदी जी के हाथ मजबूत करते हुए ये स्पष्ट कर दिया कि ये लोग जो इन राष्ट्र विरोधी शक्तियों के साथ जाकर के खड़े हो रहे थे, उनके साथ यदि उनका बड़ा नेता शरद पवार भी जाकर के खड़ा होगा तो वह उसके साथ। इस प्रकार राष्ट्र प्रथम नेशन फर्स्ट की स्पष्ट गंध इन चुनावी परिणामों के माध्यम से हमको मिलती है और यही होना भी चाहिए था। एक समीक्षा है और इस समीक्षा को हमें इस दृष्टिकोण से करना चाहिए कि देश की आवाम को, देश के मतदाताओं को कहाँ खड़ा होना चाहिए। जब नेशन फर्स्ट की बात मन मस्तिष्क में प्रवेश कर जाती है तो उसका बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ता है, देश विरोधी शक्तियों पर ही नहीं, देश के भविष्य पर, देश के विकास पर, देश की शांति व्यवस्था पर, सब पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार बहुत सोचा समझा हुआ बड़ा गंभीर निर्णय देश की जनता ने लिया और शरद पवार को हाशिए पर लाकर बता दिया कि यदि गलत लोगों के साथ खड़े होगे तो आपका भी परिणाम वही होगा जो महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह का हुआ। वह भी बहुत अच्छे थे, लोग सम्मान करते थे, लेकिन किसी भी कारण से, चाहे कितनी बड़ी उनकी मजबूरी थी, वे दुर्योधन के साथ खड़े थे और इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा। देश की जनता ने बताया कठोर निर्णय लेने से पहले दिल पर पत्थर रखना पड़ता है और दिल पर पत्थर रख करके भीष्म पितामह को भी उसका पोता रास्ते से हटा देता है।
ये बात निश्चित रूप से शरद पवार जी को अब सोचनी पड़ेगी कि उन्हें कैसे लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। अब आते हैं वहीं काम कर रहे उद्धव ठाकरे, संजय राउत, दोनों बहुत अधिक बोलते थे, सीमाओं को लांघ कर बोलते थे और अपने ही नेता बाला साहब ठाकरे की विचारधारा के विपरीत बोल रहे थे। उनकी विचारधारा का, उनकी विरासत का कोई से को भी थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रहा। मोदी विरोध से राष्ट्र विरोध और राष्ट्र विरोध से लेकर के बाला साहब ठाकरे के विरोध तक पहुंच गए। जनता ने धो दिया, बता दिया कि तुम किस कोने में खड़े होने लायक। बाला साहब ठाकरे प्रदेश की जनता के नेता हैं। उसने उनके प्रति अपना पूर्ण सम्मान व्यक्त किया है और उनकी विचारधारा और विरासत दोनों का उत्तराधिकारी लोगों ने सिंधे को मान लिया। शरद पवार के स्थान पर अजीत पवार को मान लिया और ये छोटी बात नहीं है। लोगों ने पिछले कई वर्षों से चीजों का अवलोकन किया, नेताओं के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स का अवलोकन किया, अच्छी तरह उनको रीड किया, कार्यशैली को देखा, व्यवहार शैली को देखा, कार्यशैली के परिणामों को देखा और आज सबको अपनी अपनी जगह खड़ा करके उनका उचित उचित स्थान बता दिया। संजय राउत सोच रहे थे कि कड़क भाषा में बड़ों का अपमान करने से वह बड़े नेता हो जाएंगे। जनता ने कहा नहीं, अब ये नहीं चलने वाला, क्योंकि तुम बाला साहेब ठाकरे की वैचारिक विरासत के उत्तराधिकारी नहीं हो, उसके विपरीत आचरण करने के दोषी पाए जाते हो, इसलिए तुम्हें वही दंड दिया जाता है जो ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को दिया जाना अपेक्षित है। ये उनके साथ कर दिया गया है। कांग्रेस की ओर आते हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी देश के बहुसंख्यक समाज को बांटने की राजनीति पर काम कर रहे हैं, रणनीति पर काम कर रहे हैं। उनके दिमाग में राष्ट्रनीति शब्द कहीं फिट होता हुआ दिखाई नहीं देता। वह भारत को विभिन्न स्टेट्स का संघ मानते हैं, यानी जब चाहें ये स्टेट्स देश के मूल ढांचे से अपना स्वरूप अलग स्थापित कर सकते हैं, ऐसी सोच उनकी है। वो नहीं जानते कि आर्यावर्त क्या है और भारतवर्ष क्या है, और इसमें राष्ट्रवाद की, राष्ट्रीयता की अवधारणा कितनी प्राचीन है। उन्हें वेदों के अर्थ पता नहीं है, उन्होंने वेद पढ़े भी नहीं, वेदों के राष्ट्रवाद से वह अनभिज्ञ है। वह यह भी नहीं जानते कि भारतीय ही राष्ट्रवाद का जनक है, वह यह भी नहीं जानते कि भारतीय लोकतंत्र का जनक। उनको लोग पप्पू कहते हैं, लेकिन वो पप्पू से बहुत आगे निकल चुके हैं। उनकी भाषा, उनकी शब्दावली, उस पर थोड़ा गौर कीजिए, बहुत अधिक राष्ट्र विरोधी हो चुकी है। राष्ट्र की मूल विचारधारा, मुख्य धारा, भारतीयता, वेद और वैदिक धर्म, हिंदू और हिंदुत्व, ये सब उनको चुभते हैं। इनके विरुद्ध बोलना उनकी प्रकृति में, उनके स्वभाव में सम्मिलित है और उसका परिणाम है कि जनता ने सबसे अधिक फजीयत इस नेता की कर दी है। इन्होंने एक झूठा विमर्श गढ़ने का प्रयास किया था। जो लोकसभा चुनाव हुए थे उस समय इनको 99 सीट मिल गई। उस पर इतने उछले थे
जैसे सरकार बनाने का निमंत्रण अब इनको ही मिलने वाला है। जनता में एक भ्रम पैदा करने का प्रयास किया था कि हमने जो झूठा विमर्श तैयार किया, उससे जनता भ्रमित हुई और जनता ने अपना जनादेश हमारे पक्ष में दे दिया। लेकिन हरियाणा की जनता ने उनके इस दावे की हवा निकाल दी और उसके पश्चात महाराष्ट्र की जनता ने और भी अधिक कड़ा जनादेश दे करके उनका बोरिया बिस्तर ही वहां से बांध दिया। स्पष्ट कर दिया है कि यदि राष्ट्र के साथ नहीं हो, जनता तुम्हारे साथ नहीं। कांग्रेस के राहुल गांधी की स्थिति को जरा उत्तर प्रदेश में भी देखिए। यहाँ सपा ने उनको एक भी सीट देने से मना कर दिया और वह अपना समूह लेकर के उत्तर प्रदेश से निकल गए। राहुल गांधी में राजनीतिक दूरदर्शिता का अभाव है। वह यह भी नहीं समझ पाए कि तुम्हारे साथ रहकर जो लोग काम कर रहे हैं, वही तुम्हारे मोदी से बड़े दुश्मन। जी हाँ, ये अखिलेश यादव, ये केजरीवाल, ये ममता बनर्जी और जो भी लोग उनके साथ काम कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे हों या कोई और प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, जो किसी दूसरे राजनीतिक दल से है, ये कदापि नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस उभरे और उभर करके फिर से केंद्र में अपनी सरकार बनाने में सफल हो। इसलिए ये मीठे जहर की भांति इनके साथ चिपके रहकर इनकी जड़ें काटने का काम कर रहे हैं। हर जगह इनको कम से कम सीट देने का प्रयास किया जाता है। दूरदर्शी राहुल गांधी ने अपनी पार्टी की जो राष्ट्रवादी छवि थी, राष्ट्रीय छवि थी, उसका व्यापक स्वरूप जनाधार था, उसको सीमित कर लिया। निरंतर सिमटती जाती कांग्रेस और हर चुनाव में हारती हुई कांग्रेस राहुल गांधी को दिखाई नहीं दे रही है। वो नए नए भ्रामक प्रचार में, विमर्श गढ़ने में लगे हुए हैं और निरंतर उसी को रटते रहते हैं। जनता उनके नारों से, जनता उनके विचारों से और जनता उनके द्वारा दिए जा रहे भाषणों से चाहे कितनी ही दुखी हो, लेकिन कांग्रेस की मजबूरी है कि वह हर बार अपने इसी नेता को आगे करती है। माना कि कांग्रेस के अध्यक्ष को बदल दिया गया है, लेकिन जैसा बदला गया है और जैसा वो काम कर रहे हैं, इसको सारा देश जानता है। निरंतर वह प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं और हर चुनाव हारने के पश्चात भी उन्हें इस बात से संतोष रहता है, प्रधानमंत्री पद का दावेदार इसके उपरांत भी मैं ही रहूंगा। और यही वह कारण है जिससे उन्हें फिर आगे बढ़ने की खुराक मिल जाती है। राजनीति में जब नेता को अपने कुर्सी के जाने की किसी भी सूरत में चिंता ना हो, तब वह ऐसे ही एक्ट करता है, जैसे राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल की मानसिकता को, राहुल की परिस्थिति को महाराष्ट्र की जनता ने गहराई से समझा है और समझ करके उनको बहुत कम सीट, 16-17 सीटें दे करके बता दिया है कि तुम इससे ज्यादा के अधिकारी नहीं हो। इस प्रकार कांग्रेस के लिए यह चुनाव बहुत ही अधिक अपमानजनक सिद्ध हुए हैं। यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ भी इसकी स्थिति को देखें तो वहां भी इसका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं है।
बीजेपी ने वहाँ भी इसकी अपेक्षा अच्छा प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश से गायब हो चुकी है, महाराष्ट्र ने भी गायब कर दिया है। अब इस पार्टी को केवल अपनी नेता प्रियंका गांधी की जीत पर ही संतोष करना पड़ेगा और उसी पर अपनी पीठ थपथपाने का इसे अवसर मिल जाएगा। इसी को यह बड़ी उपलब्धि मानेगी कि परिवार का सम्मान रह गया, जो पहले से ही तय था, क्योंकि वहां पर जिन लोगों का वर्चस्व है वो राहुल गांधी की विचारधारा से और राहुल गांधी उनकी विचारधारा से भली प्रकार परिचित, सहमत, संतुष्ट है। उसी का परिणाम हुआ है कि वहां से परिवार का सम्मान बच जाएगा। परिवार को इस समय पार्टी के सम्मान की बचाने की कोई चिंता नहीं है। अपना सम्मान बच गया, उसके लिए यही पर्याप्त है। और जब किसी पार्टी के नेता की इस प्रकार की मानसिकता बन जाती है, तो वह पतन का प्रतीक बन जाता है। अब चलते हैं योगी जी की तरफ। योगी जी ने कटेंगे तो बटेंगे का नारा दिया और अपना बौद्धिक चातुर्य दिखाते हुए, दूरदर्शिता दिखाते हुए अपने भाषण में पूर्ण आत्मविश्वास को प्रकट करते हुए प्रदेश की जनता को यह विश्वास दिलाया कि कटेंगे तो बटेंगे और इसका अर्थ क्या है। उन्होंने इतिहास के संदर्भ से, वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ से सबसे यह सिद्ध कर दिया कि इसका परिणाम साफ है कि कटेंगे तो बटेंगे। इसका निहित अर्थ भी निकल करके आता है और अंतिम परिणाम भी यही निकल करके आता है कि कटेंगे तो बटेंगे। देश प्रदेश के लोगों ने योगी आदित्यनाथ के संकेत को समझा, संदेश को समझा, उनके नारे के निहित अर्थ को समझा और वो राष्ट्र के साथ आकर खड़े हो गए। इस प्रकार इन चुनावों में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का विशेष योगदान भाजपा को जिताने में रहा है। लोगों को कैसे एक साथ बांधा जाता है, कैसे नया विमर्श दिया जाता है, और जब नैराश्य भाव भी छा गया हो तो उसमें से भी कैसे उभरा जाता है, ये सब योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया। उसका परिणाम यह है, या यह निकलने वाला है, होने वाला है कि योगी आदित्यनाथ अब निर्विवाद नेता के रूप में उभर कर सामने आ गए हैं, कद्दावर नेता के रूप में उभर कर सामने आ गए हैं, पहले से भी थे। लेकिन जिस प्रकार उनको मुख्यमंत्री पद से हटाने की बातें चली थी, चर्चाएं चली थी, अब उन पर पूर्ण विराम लग जाए। अगले जो भी चुनाव होंगे, भाजपा के लिए अनिवार्य हो जाएगा कि वह अपने इस नेता से परामर्श ले। इस प्रकार इन चुनावों से योगी आदित्यनाथ को कई प्रकार के लाभ स्पष्ट और अस्पष्ट, परोक्ष और अपरोक्ष रूप से प्राप्त हो गए। उन्होंने उत्तर प्रदेश में 9 उपचुनावों में से 7 सीटें जीतकर स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश की जनता उनके साथ है, उनका वर्चस्व कायम है, दबदबा कायम है, उनका जादू बोल रहा है, प्रदेश की जनता उनके साथ। अखिलेश यादव जिस प्रकार बड़बोलेपन का परिचय दे रहे थे, बार बार कुछ ना कुछ ऐसी अशोभनीय बात कह रहे थे जो राजनीति में उचित नहीं हो सकती, उनका भी परिणाम लोगों ने उन्हें दे दिया है। चुनाव परिणाम आने से पहले ही जिस प्रकार भाजपा के प्रवक्ता टीवी चैनलों पर आकर चर्चाएं करने लगे थे, आरोप लगाने लगे थे, उससे ही स्थिति साफ हो गई थी कि
कांग्रेस समाजवादी पार्टी इन चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करने नहीं जा रही। अब तुष्टीकरण की राजनीति करने में माहिर अखिलेश यादव को कई बार सोचना पड़ेगा और उन्हें अपनी रणनीति भी बदलनी पड़ेगी। यदि वह राहुल गांधी बनकर पार्टी को चलाएंगे तो लोग उन्हें भी पसंद नहीं करेंगे। पार्टी की रणनीति में उनको परिवर्तन करना पड़ेगा। इसके बाद चलते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर, परंतु उससे पहले हम फडणवीस और शिंदे जी की जोड़ी पर भी कुछ बात करना चाहेंगे। दोनों ने जब से वहां पर सत्ता संभाली, एक अच्छे मित्र होने का बराबर संकेत देने का प्रयास किया। किस प्रकार से समन्वय स्थापित करके सरकारों को चलाया जा सकता है, उसका गठबंधन धर्म क्या होता है, उसमें सहनशीलता किस स्तर की होनी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस ने तो अपने आचरण से इस बात को प्रकट किया ही। शिंदे जी ने भी इसमें कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। दोनों की गंभीरता को, दोनों की जोड़ी को, दोनों की मित्रता को, गठबंधन धर्म निभाने के प्रति दोनों की निष्ठा को लोगों ने पुरस्कार दिया। दोनों ने समर्पित होकर प्रदेश के विकास के लिए कार्य किया, ये भी लोगों को पसंद आया। दोनों ने किसी भी मंच पर, किसी भी स्थिति में एक दूसरे की आलोचना नहीं की, इसको भी लोगों ने पसंद किया। दोनों का आचरण एक दूसरे के प्रति गंभीर बना रहा, इसको भी लोगों ने पसंद किया। देवेंद्र फडणवीस इन चुनावों का धैर्य के साथ इंतजार करते रहे, इसको भी लोगों ने पसंद किया। उन्होंने जिस प्रकार शानदार वापसी की घोषणा की थी और उसके लिए वह जिस प्रकार जन समर्थन प्राप्त कर रहे थे, लोगों से सीधे संवाद स्थापित कर रहे थे, लोगों ने उनकी उस कार्य प्रणाली को भी सराहा और दिल से पसंद किया। यही कारण है कि भाजपा आज अपने दम पर सबसे बड़ी पार्टी होकर वहां उभरी है। 130 से अधिक सीटें लाना बताता है कि भाजपा यदि सीधे अपने बल पर भी चुनाव लड़ती तो भी वह स्पष्ट बहुमत लेकर सरकार बना सकती है। ऐसी परिस्थितियों में वहां के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अब भाजपा का और कहें तो देवेंद्र फडणवीस जी का अधिकार बनता है। लेकिन यह गठबंधन किस प्रकार से तय करेगा यह तो समय बताएगा, परंतु हमारा जो मानना है वो ये है कि अब वहां की कुर्सी पर देवेंद्र फडणवीस का ही राज तिलक होना चाहिए। हाँ, शिंदे जी को केंद्र की राजनीति में लाया जा सकता है, उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। शिंदे जी एक गंभीर राजनीतिज्ञ के रूप में स्थापित हुए हैं। अजीत पवार को भी लोगों ने पसंद किया है, क्योंकि उन्होंने भी दोनों नेताओं के साथ मिलकर, यानी देवेंद्र फडणवीस और शिंदे जी के साथ मिलकर प्रदेश के विकास के लिए कार्य किया। ये उनकी बड़ी बात है। उन पर भगोड़ा होने का, विद्रोही होने का या गद्दारी करने का जो आरोप लग रहा था, इस चुनाव में प्रदेश की जनता ने उसको धो दिया है। लोगों ने साफ कर दिया है कि वास्तविक अर्थों में एनसीपी है तो वह पवार गुट वाली है और शिवसेना है तो वह शिंदे गुट वाली है। शिंदे को लोगों ने बाला साहब ठाकरे जी का उत्तराधिकारी मान लिया है। वैचारिक
मानस पुत्र मान लिया है। उनकी विचारधारा और उनकी विरासत उनको सौंप दी। जिस प्रकार से वह हिंदू राष्ट्रवाद की बात करते थे, उसी राष्ट्रवाद पर चलते हुए शिंदे ने अपने आप को साबित किया और लोगों ने अपनी मोहर लगाई। अब यह विवाद समाप्त हो गया है कि प्रदेश में वास्तविक शिवसेना कौन सी है। एनसीपी वास्तविक कौन सी है, यह भी समाप्त हो गया। अब यह प्रश्न ही नहीं रहा। अब आते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर। प्रधानमंत्री मोदी ने इस चुनाव में अपनी भूमिका निभाई और जैसा कि भाजपा के प्रत्येक नेता के मुंह से इस समय एक ही बात निकल रही है कि यह प्रधानमंत्री के यशस्वी नेतृत्व का परिणाम है, उसका चमत्कार है कि महाराष्ट्र में हम सत्ता में दोबारा लौट रहे हैं। यह बात उनके दृष्टिकोण से ठीक हो सकती है, लेकिन यदि प्रदेश की जनता ऐसा जनादेश नहीं देती तो क्या कहते? निश्चित रूप से तब यही कहा जाता कि प्रदेश के चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री का इससे कोई लेना देना नहीं। तो फिर भी राजनीति में नेता एक ही होता है और पार्टी का प्रत्येक व्यक्ति अपने नेता के प्रति समर्पण का भाव रखते हुए इसी प्रकार की बात करता है, तो ये चलेगा। इस पर कोई ज्यादा हमें चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। इसके उपरांत भी प्रधानमंत्री के एक हैं तो सेफ है कि नारे को प्रदेश की जनता ने समझ लिया और उसने प्रधानमंत्री से चुपके से कह दिया, लोकसभा चुनावों के समय जो गलती हो गई थी उसको अब हम नहीं दोहराने वाले। आप निश्चिंत रहें, हम आपके साथ हैं और आपके साथ रह करके हम चुनाव में अपना समर्थन आपके साथ देने जा रहे हैं, आपको देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री वहां से लौटे, आश्वस्त राजनीतिज्ञ के रूप में लौटे और आज हम परिणाम देख रहे हैं कि लोगों ने जो उनको विश्वास दिलाया था अपनी उपस्थिति देकर, उसका सकारात्मक परिणाम निकल आया है। तो प्रधानमंत्री के हाथ भी इन चुनावों से मजबूत हुए हैं। जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही कहा कि जो लोग उनको सत्ता से बेदखल करने के षड्यंत्रों में लगे हुए थे, उनके अब ऐसे प्रयासों पर फुल स्टॉप लगेगा, पूर्ण विराम लगेगा। राष्ट्रीय राजनीति उसी गति से आगे बढ़ेगी जिस गति से हिंदू राष्ट्रवाद की और हिंदूवादी शक्तियां उसको बढ़ाना चाहती हैं। जब हम ये कह रहे हैं तो इसका अभिप्राय मैं फिर स्पष्ट कर देता हूं, किसी वर्ग का, किसी संप्रदाय का विरोध इसका अर्थ नहीं है, बल्कि तुष्टीकरण नहीं होगा। कहीं पर भी बहुसंख्यक के अधिकारों पर अल्पसंख्यकों को हावी नहीं होने दिया जाएगा। अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों से देश विरोधी शिक्षा सिलेबस नहीं चलेगा। इस राष्ट्र को, इसकी पवित्र भूमि को, अपनी पुण्य भूमि, पितृभूमि, पवित्र भूमि सब मानना पड़ेगा। शरीर यहाँ रहे और मन मस्तिष्क रोम या काबा से जुड़ा रहे, ये इस देश के लिए, इसकी एकता और अखंडता के लिए उचित नहीं। लेकिन जो लोग इसी प्रकार से नए विमर्श गढ़ करके राजनीति को नई दिशा देने के लिए कार्य कर रहे हैं या करते रहे हैं, उनके प्रयासों पर, उनकी उम्मीदों पर प्रदेश की जनता ने पानी फेरने का काम किया।
सावरकर जी और शिवाजी के आदर्श को अपना आदर्श मानते हुए प्रदेश की जनता ने ये बताया है कि उसके लिए राष्ट्र प्रथम है और राष्ट्र प्रथम के आधार पर इन चुनाव परिणामों से हिंदू राष्ट्रवाद की बात, हिंदू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात, हिंदुत्व की बात अब स्पष्ट रूप से आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। कुल मिलाकर चुनाव परिणाम बहुत उत्साहजनक हैं और हमें इसके इसी प्रकार के अर्थ निकाल कर अपनी समीक्षा करनी चाहिए। यही विचार मैं आज रखना चाहता था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अपने धर्म मीमांसा चैनल के सभी श्रोताओं को एक बार फिर मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार।